friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect all of you are doing extremely well. So now we are going to discuss essay 805. This lecture is in continuation of the previous lecture. मतलब 800 के बाद अब हम essay 805 डिस्कस करने वाले हैं which talks about special consideration. जैसे 800 में हमने स्पेशल बातें की थी, स्पेशल कंसिडरेशंस कंसिडर किए थे, वैसे 805 भी हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस बताने वाला है. ठीक है, ऐसे 800 सीरीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे 800 मैंने आपको बोला था दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ऐसे 805 भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. एक तो ये इंस्टीट्यूट ने न्यूली एडेड किया है एंड दूसरी बात ये कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें और स्टैंडर्ड से अलग देखने को मिलती हैं. अब देखो यहाँ पर लिखा ही है स्पेशल कंसिडरेशंस, मतलब कुछ तो है, कोई बात तो है, कुछ स्पेशलिटी तो है इसके अंदर जो हमें और स्टैंडर्ड से अलग सीखनी है. ओके, हम सीख लेंगे. क्या जाता है ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बेचारे सिंगल रहने लग गए, क्या ज़माने आ गए. हाँ, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम. स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट और आइटम, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ ऐसे 805 हमें स्पेशल कंसिडरेशंस बताने वाला है. सो ये होता क्या है, क्या होता है ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या होता है ये स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम, मैं आपको इस हेडिंग में ही इसको समझाने का ट्राई करती हूँ. ओके, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको इससे पहले 800 के लेक्चर में बताया था. कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम ऑडिट करते हैं. तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जब उसमें 5 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, मतलब बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. जब ये 5 एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि कोई एक एलिमेंट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो, चाहे बैलेंस शीट ले लो. अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहे हो इट मीन्स यू आर ऑडिटिंग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आप सिर्फ पीएल को ऑडिट कर रहे हो इट मीन्स यू आर ऑडिटिंग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, सिर्फ कैश फ्लो का, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स का, तो मतलब कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप, उसका आप सिंगल ऑडिट कर रहे हो या बैलेंस शीट पीएल का ही सिर्फ ऑडिट कर रहे हो, इन दैट केस इट इज़ सेड कि वो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो. ओके, तो यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख लो, इट्स ए पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स क्या होते हैं. तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम, वेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम क्या होते हैं. अब जैसे हमने ये सीखा कि 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करके बनता है हमारा, 5 स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करके हमारा बनता है पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अब जैसे हमने ये एक बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है. ये बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम होंगे, कुछ असेट के आइटम होंगे, कुछ लाइबिलिटी के आइटम होंगे. तो उन पर्टिकुलर आइटम में सपोज असेट के अंदर हमारी है नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट के अंदर हमारी है प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट. क्या है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करवा लें. ठीक है, फॉर एनी पर्पस. अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम को ऑडिट करने को बोला, मतलब आपको जब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे थे तब आप क्या ऑडिट कर रहे थे, तब हम ऑडिट कर रहे थे बैलेंस शीट. लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम में हम क्या ऑडिट कर रहे हैं, एक आइटम, सपोज पीपीई या बिल पेबल का सिर्फ ऑडिट करें या बिल रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हैं. ऐसे करके कोई एक आइटम को ऑडिट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो ऐसे 805 की अब तक के आपको पता चल गया होगा कि लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी आती है. ओके, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन द सेंस कि यहाँ पर हमें
सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, मतलब लेस देन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम, मतलब लेस देन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत वाइड चीज़ें कवर की जाती हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें ही कवर की जाती हैं। तो उस स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस बताए गए हैं, जो कि हम ऐसे 805 में कंसिडर करके चलने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द ऐसे 805। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको ऐसे 800 में बताया था कि ऐसे 200 सीरीज से 700 तक के जो भी हमने अपनी पिछली चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसमें भी हमारी वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग SQC1 सब कुछ आएगा, ठीक है। जितना भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हमारे ऐसे 800 सीरीज़ के पहले के सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, मीन्स अगेन 805 इज़ नॉट गोइंग इन आइसोलेशन। ऐसे 100 to 700 series and are adopted necessary in the circumstances apply to the audit of other historical information। ओके, ये हम आगे सब देख लेंगे। देन यहाँ पर वही सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो, विद ए जर्नल और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट or the specific element account or item may be prepared in accordance with the journal or specific special purpose framework। जब आपको सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम को ऑडिट करना होता है, तो हो सकता है कि आप उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बना रहे हो, मीन्स वाइड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कवर कर रहे हो, या फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बना रहे हो, मीन्स स्पेशल यूज़र स्पेसिफिक यूज़र के लिए बना रहे हो, ठीक है। अब जब आप बनाते हो स्पेशल यूज़र के लिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि हम पर कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, ऐसे 800, ठीक है। ऐसे 800 हम पर एप्लीकेबल हो जाता है जब हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर ऑडिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो कंप्लीट सेट हो, चाहे वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम, किसी का भी ऑडिट हो, आपके ऊपर ऐसे 800 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। सो सेम रिटन ओवर हेयर, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बनाया है तो ऐसे 800 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इस पर MCQ भी आ सकता है, ठीक है। ये कहकर कि अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बना है तो ऐसे 805 क्या इनफ है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसे 800 भी अप्लाई करना होगा। लेट्स प्रोसीड। अभी यहाँ पर ऐसे 805 बोल रहा है दैट इट डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर। ऐसे 805 कॉम्पोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? ऐसे 805 कॉम्पोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? बिकॉज कॉम्पोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे एप्लीकेबल होता है ऐसे 600, ठीक है। क्या एप्लीकेबल होता है? ऐसे 600। दैट्स वाई ऐसे 805 इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो अगेन मार्क इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर भी एक MCQ फॉर्म हो सकता है। ऐसे 800 सीरीज से आपके अच्छे भले MCQ आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे 805 कभी भी कॉम्पोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे लगता है ऐसे 600। ओके, सो राइट इट ओवर हेयर कि ऐसे यहाँ पर छोटा छोटा आप लोग लिख लो कि ऐसे 805 इज़ नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर इशूड एज ए रिजल्ट। यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, इफ़ यू वांट यू मे हाईलाइट इट। ओके, वैसे भी बॉक्स में है बट स्टिल इसको हाईलाइट कर लो। ऐसे 805 डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ ए कॉम्पोनेंट ऑडिटर, एंड यहाँ पर छोटा छोटा लिख लो क्योंकि उस पर ऐसे 600 एप्लीकेबल होता है, तो हम ऐसे 805 एप्लीकेबल नहीं करेंगे। एज पर ऐसे 805 व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑडिटर का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, इसको मार्क करना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एड्रेस अप्रोप्रिएटली द स्पेशल कंसिडरेशन दैट इज रेलेवेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। आपको पहला काम क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना होता है एंगेजमेंट। एग्जैक्टली सेम फ्लो हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऐसे 800 में।
पहले क्या करना होता है, एक्सेप्टेंस, जहाँ पर हम लगाते हैं ऐसे 210, देन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करते हैं, ऐसे 300, planning and performing of an audit, essay 315, identifying and assessing the risk of material misstatement to understanding the entity and its environment, then essay SA 330, responses to the assessed risk। ठीक है, तो ये 3 स्टैंडर्ड हम प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट में स्पेसिफिकली कंसिडर करते हैं। देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग में हम कौन सा सीरीज लेकर आते हैं, ऐसे 700 सीरीज, जहाँ पे 700 हमारा रिपोर्टिंग का मेन स्टैंडर्ड है। उसके बाद में 705 जो मॉडिफिकेशन की बात करता है, 706 जो EOM एंड EOM पैरा की बात करता है। सो यहाँ पर हमारा ये भी एप्लीकेबल होगा। इट इज़ जस्ट लाइक वी हैव अंडरस्टूड इन ऐसे 800, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और सेम पॉइंट यहाँ पर एक और है जो मैंने आपको वहाँ भी हाईलाइट कराया था और यहाँ भी हाईलाइट करा रही हूँ, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल। भाई हम एंटिटीज़ के इंटरनल कंट्रोल पे कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले नहीं हैं। हमें नहीं पता कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैसी है कैसी नहीं है। वी आर नॉट मेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है, देखो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अरे मुझे तो मैडम ने पहले बता दिया है। इस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बेकार सी डेफिनेशन दी है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंप्लीट, मतलब अलग कर दो। सो इस पहले ये तो पता होना चाहिए कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट that is the statement actually which is not the complete set of financial statement. Okay, single financial statement, it might be an audit of balance sheet PL या balance sheet cash flow PL cash flow or any damn thing. ठीक है, but it is not the audit of complete set. For example, cash flow statement is a single financial statement. हाँ भाई पता है cash flow statement हमारा single financial statement है। अगर हम सिर्फ cash flow statement को audit करेंगे देन ऐसे 805 की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। What is the element of a financial statement? What are the elements or the element? It means just like एग्जाम्पल को हाईलाइट कर लो, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। बाकी हमारे जो बैलेंस शीट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कितने भी अकाउंट्स होते हैं, वो सब एलिमेंट्स और अकाउंट्स हमारे क्या बन सकते हैं, एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम को ऑडिट कर रहे हो, दैट ऑडिट विल कवर अंडर ऐसे 805। देन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द रिलेटेड नोट्स, ऑर्डिनरी कंप्राइजिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट। नोट्स में क्या क्या होता है, नोट्स में होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स को भी कवर करते हैं, ये हमें पहले से पता है। कंसिडरेशंस बिल्कुल सेम है जो आपने ऐसे 800 में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ना ऐसे 200 की एप्लीकेबिलिटी आती है। ऐसे 200 क्या कहता है, दो बातें कहता है। पहले तो कंप्लाई करो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से, और दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है वो सारे स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि अगर कोई ऐसे रेलेवेंट नहीं है और द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट रेलेवेंट, क्योंकि वो ऐसे कंडीशनल है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, सेम पॉइंट यहाँ भी है, तो वहीं से आप वहीं से रेफर कर लो एंड यू आर डन विद द कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट। क्योंकि दो बार एक ही चीज़ पढ़ो कोई मकसद नहीं बनता उसका। ओके, अगर ऐसा कुछ है कि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ पर भी हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ने को है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो एडिशनल दिया हुआ है, एडिशनल क्या सेम ही है, बस एग्जाम्पल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर दिया है ऐसे 570 का रेफरेंस, क्योंकि हम कर रहे हैं अब स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट, स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम का ऑडिट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। तो अभी हम क्या कंप्लीट सेट का जब हम ऑडिट करते हैं तो हम वहाँ पर गोइंग कंसर्न भी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। बट अभी ये बताओ, जब एक बैलेंस शीट है, इसमें ढेर सारे आइटम होते हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए
गोइंग कंसर्न चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली उस पर हम अपना ओपिनियन बनाते हैं कि भाई गोइंग कंसर्न भी सही है एंड दीज ऑल आर इन लिमिट्स एंड व्हाट सो ऑन। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को ऑडिट करना है, सिर्फ एक एलिमेंट को, मतलब कि फॉर एग्जांपल पीपी ले लिया या कैश ले लिया, सिर्फ हमें कैश को ऑडिट करना है। यहाँ पर कैश को हम बैलेंस शीट में ऑडिट करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट सपोज हम ऑडिट करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब हमें सिर्फ कैश का ऑडिट करना है, क्या हमारे लिए प्रैक्टिकेबल है कि एक छोटे से आइटम के लिए हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्लीकेबल कर पाएँ? ऐसा कुछ करना हमारे लिए पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न हमारे एज ओवरऑल एंटिटी के लिए हमें देखना होता है कि एंटिटी के रेफरेंस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे 550। सबसे पहले तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज, ऐसे रिक्वायर, अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर एडिशनल वर्क दैट मे बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिटेड। अब देखो हमें कैश को ऑडिट करना है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट करना नहीं, कंप्लीट सेट का तो ऑडिट करना नहीं है। तो जो हमें एक एलिमेंट को ऑडिट करना है, वो एलिमेंट को ऑडिट करने के लिए हमें पूरे कंप्लीट सेट का ऑडिट करना पड़ता, उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो एफर्ट्स तो हमारे लिए डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएंगे ना। तो ऐसे उसके लिए, ऐसे को पता है कि ये कुछ होने वाला है, इसके लिए ऐसे ने बोला है दैट द मार्केट कंप्लाइंग विद दोज रिक्वायरमेंट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑडिट एफर्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स, मार्क करना, auditor conclude that audit of single financial statement or specific element of the financial statement may not be practicable, the auditor may discuss with the management whether another type of engagement is might be more practicable। मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट से बोलो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपना जो टाइप ऑफ इंगेजमेंट है वो चेंज कर सकें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? और अगर हो सकता है तो फिर उस पर ही आप फॉलो करिए, उस पर ही फॉलो अप करिए और अपना टाइप ऑफ इंगेजमेंट चेंज करिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप सिर्फ कैश चेक करने गए और आप पूरे एंटिटी के लिए सारा कुछ चेक करने बैठ गए। ओके, वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स भी लेगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट। देखो, एक गलती बिल्कुल मत करना कि ऐसे 800 को छोड़ के ऐसे 805 ढूंढ रहे हो। ठीक है, ऐसे 805 करने से पहले 800 वाला लेक्चर ज़रूर से देख लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो चीज़ें आपको टाइम लगाकर समझा दी हैं ना, तो यहाँ पर मैं स्किप करके आपका टाइम बचा सकती हूँ, क्योंकि सेम कंटेंट दिया हुआ है। एक्सेप्टेबिलिटी पे बिल्कुल सेम कंटेंट, ऐसे 210 की रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे अग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऐसे 210 ही लगाना होता है इन डिटर्मिनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। एंड अगर कुछ ऐसा होता है दैट वी प्रोवाइड, वेट, यहाँ से स्टार्ट है, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट include whether application of FRF will result in the preparation। कुछ ऐसा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहा है that provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the information conveyed in the financial statement। ठीक है, जो हमें, अगर जो हमारा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो FRF है, FRF मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंदर फॉर्म एंड कंटेंट लिखा होगा। फॉर्म एंड कंटेंट आपको पता है ना कि फॉर्म एंड कंटेंट कहाँ लिखा होता है? FRF के अंदर, AFRF के अंदर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमारा फॉर्म एंड कंटेंट है that provide adequate disclosure to enable the intended user कोई भी हो सकता है, ठीक है, it might be management or any other third party, कोई भी हो सकता है, to understand the information conveyed in the financial statement or the element। अगर adequate disclosure दिए हैं and the effect of material events and transaction on the information conveyed in the financial statement,
तभी हम क्या करेंगे, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एटलीस्ट 210 की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ये मैंने आपको ऐसे 800 में बताया था, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ लिखी है। मत वेस्ट करना दो बार टाइम, ठीक है। एक बार पढ़ना और अगर क्वेश्चन आए तो बस एकदम सेम। अगर बोला कि एक्सेप्टेबिलिटी पर बात किया तो सबसे पहले तो बिल्कुल आँख बंद करके लिख देना 210, ठीक है, क्योंकि हम ऑडिट एक्सेप्ट ही करते हैं एज पर 210। थोड़ा सा रेफरेंस देके उसके बाद में और जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, 5 पॉइंट्स मार्क करवाए थे, वो 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लेना। देन कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, इसमें भी बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स ऐसे 800 में थे वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वेट लेट मी जूम इन। देन ऑडिटर में भी while auditing a single or specific element of financial statement as part of the audit of the entity's complete set of financial statement, in the audit of financial statement of the relevant element, standards in auditing, यहाँ से देखो, standards on auditing require the auditor to plan and perform the audit of financial statement and all element to obtain सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कंप्लीट सेट का तो ऑडिट कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या कोई एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, मतलब लेस देन कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट, ठीक है। व्हेन ऑडिटिंग ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट्स, the auditor may not be able to consider the financial statement elements in isolation, और उसके लिए आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू इंटर रिलेटेड आइटम टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। अभी कोई आपसे बोले कि जाके बैलेंस शीट के सिर्फ एक एलिमेंट का कैश का ऑडिट कराओ, तो कैश का ऑडिट क्या आप आइसोलेशन में कर सकते हैं कि गैस और सिर्फ कैश सिक्योर चल रही है? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कैश कहाँ से आया, कैश की तो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं, डेटर से भी आ रहा है, क्रेडिटर को भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सेल किया तो आ रहा है, परचेज किया तो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, जितने भी इंटर रिलेटेड आइटम है वो इंटर रिलेटेड आइटम भी आप कंसिडर करोगे, चेक करके चलोगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है द मटीरियलिटी। दिस पॉइंट इज इन रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ओनली। इसको स्टार मार्क करो। ओ माई गॉड, इसको लड्डू मार्क करो, ठीक है, लड्डू और फेवरेट लड्डू। ये आ सकता है आपके एमसीक्यू में या आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी ये पूछा जा सकता है। द मटीरियलिटी डिटर्मिन फॉर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटीरियलिटी लेवल डिटर्मिन किया होगा, मटीरियलिटी लेवल 800 में भी था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑडिट करने नहीं है, हमें तो एकदम छोटू सा एरिया ऑडिट करना है, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करना है, सिर्फ हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम ऑडिट करना है। तो जो हमारी मटीरियलिटी लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लिए होगी, क्योंकि हमें बड़ा सैंपल लेना होता है ना उस कंप्लीट सेट के लिए, तो हमारी ज़्यादा मटीरियलिटी सेट होती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें छोटू सा ऑडिट करना है, तो मटीरियलिटी हम लोअर लेवल पर सेट करेंगे। बस यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है दैट द मटीरियलिटी डिटर्मिन फॉर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी लोअर देन द मटीरियलिटी डिटर्मिन फॉर द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस विल अफेक्ट द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द इवेल्युएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू अनदर पॉइंट। इसको लड्डू मार्क करना, ठीक है, मत भूलना इसको। इट माइट कम इन योर एमसीक्यू, और ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है केस स्टडी बनाकर, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके आपको पूछ सकते हैं। जो हमें एस पर ऐसे 800 ही जो कुछ याद किया था, बस वही हमें लिखना है, वही सारे पॉइंट्स है सेम। देन फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। अभी ऐसे 800 में क्या होता था कि जिस अथॉरिटी को वो चाहिए होता है, जो स्पेसिफिक यूज़र होता था, कभी कभी वो फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में हमें रिपोर्ट इशू करनी, वो फॉर्म वो हमें बता देता था। बट अभी हमें ऑडिट करना है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हमें वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए ही बनाना है, और हो सकता है स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए बनाना पड़ सके। बट यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ ओपिनियन है ये हमें कई बार पता नहीं होता है, तो हम कैसे डिटर्मिन करेंगे। SA 210 requires that the agreed terms of audit engagement include the expected form। SA 210 जब हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पर भी देखा था कि ऐसे जब हम ऑडिट इंगेजमेंट लिखते हैं तो उसमें हम एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर
और एनी डेविएशन फ्रॉम दैट रिपोर्ट वो भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, याद है ना आपको वही वाला जिसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही वाला 5th पॉइंट था इसमें। एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट अगर नहीं याद आ रहा है देन ऐसे 210 में जाओ, वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है। ओके, देन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट द ऑडिटर शैल कंसिडर, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा what should be the appropriate opinion in the circumstances, as to what should be the appropriate opinion in the circumstances। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अगर यहाँ पर ओपिनियन एक्सप्रेस डिपेंड ऑन द AFRF एंड एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद रिवाइज एसे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अगर आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, ठीक है, व्हेन यू एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। जब हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंड हमने जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, हमने क्या दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो हम क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRF, यही लिखते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRF। या फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, बट अगर हमने दिया होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तो हम क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRF। ट्रू एंड करेक्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर लिख देते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, हर मटेरियल रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, इन अकॉर्डेंस विद AFRF। जो भी हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ ओपिनियन दैट इज टू बी एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर डिपेंड्स ऑन द AFRF। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। In case of single financial statement or of a specific element of financial statement, single financial statement है या specific set of financial statement है, हो सकता है it may not explicitly address the presentation of financial statement, specifically address ना करे कि हमें financial statement या उसके element कैसे हमें ऑडिट करके किस फॉर्म में हमें उसको प्रेजेंट करना है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी हमारा कंप्लीट सेट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऑथराइज या रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया होगा, जस्ट लाइक IASB, तो होता क्या है, हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, मार्क इट, हाईलाइट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। अगर किसी ने हमको फॉर्म ऑफ ओपिनियन बताया है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस और नॉट, वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ AFRF और नॉट। ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली स्टोरी रिकॉल कर लेना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर बोला है फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन वेदर टू यूज द फ्रेजेस presented fairly in all material respect or give a true and fair view in the auditor's opinion। तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे presented fairly in all material respect, यह लिखेंगे true and fair view। हम क्या लिखेंगे, या तो AFRF ने हमको एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली बता दिया हो कि भाई आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है presented fairly in all material respect, या क्या लिखना है true and fair view। जो हमारा AFRF है, मतलब रिपोर्टिंग AFRF जो हमारा रिपोर्टिंग होता है उसकी जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो बताता है। तो AFRF ने हमको बता दिया कि आप लिख दो, जो भी बताया वही लिख देंगे। वेदर द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद दोज रिक्वायरमेंट ऑफ द AFRF। दूसरा फैक्टर क्या है, हम दूसरे फैक्टर में ये देखेंगे, देखो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 2 का A है एंड ये पॉइंट नंबर 2 का B है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि 4 पॉइंट्स थे, यहाँ पर 2 ही पॉइंट है और पॉइंट नंबर 2 के 2 सब पॉइंट्स है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें AFRF ने बता दिया कि क्या लिखना है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो स्पेसिफिक एलिमेंट है कंप्लाई करते हैं विद दोज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क
या फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। क्या हमें डिपार्चर अलाउड है? डिपार्चर का मतलब क्या होता है? डिपार्चर अगर अलाउड होता है तो हम करते हैं फेयर रिपोर्टिंग, ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग करते हैं। अगर हमें डिपार्चर अलाउड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क से हम रिपोर्टिंग करते हैं। अभी ये डिपार्चर होता क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर सपोज एक हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने इसको ऑडिट किया, उसके बाद जो हमारा AFRF है उसने मुझे बताया कि आपका फॉर्म इन कंटेंट ये होगा और यही होगा, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर असेट लिखना है तो फिर असेट लिखना है, आपको बिल्कुल भी डिपार्चर अलाउड नहीं है, आप इसमें असेट के ऊपर या नीचे आप कुछ नहीं कर सकते, लिखना है जो मैंने आपको फॉर्म इन कंटेंट दिया है वही लिखना है। इसको कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। बट अगर आपको डिपार्चर अलाउड है कि ठीक है असेट के ऊपर आपने अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो आप वो लिख सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन। मतलब थोड़ा तो डिपार्चर अलाउड है हमें अपने फॉर्म एंड कंटेंट से, तो अगर अलाउड है तो ऑडिटर वो डिपार्चर कंसिडर करेगा, वेदर द डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इज अलाउड, तो वो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे क्या वो कंप्लाइट करे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमें देना होता है ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ठीक है। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चांसेस गलत होने के नहीं है। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू में क्या होता है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये ठीक हो सकता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे करके। तो इन दोनों की लैंग्वेजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बस कहने को लगता है कि प्रेजेंटेड फेयरली या आर प्रिपेयर्ड या गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें हमें देखने में लगता है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। देखो, प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, पूरी तरह से सही है, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हाँ ठीक है, ट्रू है, फेयर है, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना, ये हमारे 800 सीरीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, AFRF बता देगा मैं कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू या कंप्लायंस फ्रेमवर्क। देन या तो हमें पता है कि कंप्लाई कर रहा है विथ ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट, या फिर हम देख लेंगे कि डिपार्चर अलाउड है। अगर डिपार्चर अलाउड है तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे, अगर डिपार्चर नहीं अलाउड है देन उस केस में हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। बहुत क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत क्वालिटी ही टीचिंग करा रही हूँ मैं आपको, बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ मैं, आप भी उतने एफर्ट्स लगाओ, ठीक है, एंड गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच इंगेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच इंगेजमेंट, जो भी हमारे अलग अलग मीन्स हमने अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया है, स्पेसिफिक एलिमेंट 3-4 ऑडिट किए, तो वो सारे अलग अलग स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए हम अलग अलग रिपोर्टिंग करेंगे। एक ही रिपोर्ट में चारों एलिमेंट्स की हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर इस पॉइंट को आप लड्डू मार्क करो, इट्स लड्डू वाई इट्स लड्डू, क्योंकि यहाँ पर आती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग व्हाट, लेट्स सी रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग व्हाट। देखो यहाँ पर जब हम ऑडिट करते हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एक साथ पब्लिश किए जा रहे हैं, इफ़ दे आर पब्लिश टुगेदर, तो उस केस में क्या होगा, पब्लिश टुगेदर विद द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक तरफ तो हमने या किसी और ऑडिटर ने कंप्लीट सेट का ऑडिट किया, एक तरफ हमने ऑडिट किया है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का। अब हो सकता है कि जो हमारी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन हो, ठीक है, हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कंप्लीट सेट पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया बट हमने दिया है मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। हो सकता है दो अलग अलग ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं या एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इट माइट हैपन कि हमने जो कंप्लीट सेट की मटीरियलिटी सेट की थी वो हाई थी, बट हमारी जो स्पेसिफिक एलिमेंट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटीरियलिटी हमने लो सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड आ रहा है, ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन है कंप्लीट सेट वाला। तो उस केस में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस पर केस स्टडी आने के चांसेस है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना।
ठीक है. Okay. If the auditor concludes that the presentation of single financial statement or specific element of financial statement does not differentiate sufficiently from the complete set of financial statement, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो. अगर मैनेजमेंट नहीं करता है, ठीक है, पहले तो कंप्लीट सेट को अलग ऑर्डर अलग पब्लिश करना चाहिए, एंड जो हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोनों ऑडिट रिपोर्ट को अलग अलग पब्लिश करना चाहिए. अगर एक साथ भी पब्लिश हो रही हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट इट सफिशिएंटली फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस टाइम जो आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं इसको फौरन से हाईलाइट कर लो, ठीक है. एंड द ऑडिटर शेल आस्क मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. ऑडिटर क्या करेगा, भाई ऐसा करो, तुम अपनी सिचुएशन को रेक्टिफाई करो. अभी आपकी जो भी हमारी रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, साथ में पब्लिश टुगेदर, इट पब्लिशेस टुगेदर, बट it should be differentiate sufficiently from the complete set of financial statement. Why did you not make sufficient differentiation between these two report? इसीलिए ऑडिटर को, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा, ऑडिटर shall ask management to rectify the situation, and the auditor shall also differentiate the opinion on the single financial statement or specific. और ऑडिटर क्या करेगा, जो उनका ओपिनियन है ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी क्या करेगा, ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन शेल ऑल्सो डिफ्रेंशिएट द ओपिनियन, जो भी ओपिनियन होगा उसको भी डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर शेल नॉट इशू द ऑडिट रिपोर्ट. देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्ट साथ में पब्लिश हो रही है और हमें लगता है दैट इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट इट सफिशिएंटली फ्रॉम द कंप्लीट सेट, उस केस में हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट से बोलेंगे, डियर मैनेजमेंट प्लीज़ डिफ्रेंशिएट इट सफिशिएंटली. मैनेजमेंट से बोलेंगे टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, उसको डिफ्रेंशिएट करो. ऑडिटर अपना ओपिनियन भी डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑडिट इंगेजमेंट है, ये दोनों एक इंगेजमेंट के अंदर नहीं है, दो अलग अलग ऑडिट इंगेजमेंट है. दैट्स वाई इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड सफिशिएंटली, बट द ऑडिटर शेल नॉट. ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से आप वन मोर लड्डू गिवन टू दिस पॉइंट. और अगर आप में से कोई पास होने के बाद मेरे लिए फेरो रोचर आना भूला, देन समझे रहना, ठीक है, अच्छी बात नहीं होगी. द ऑडिटर शेल नॉट इशू द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेनिंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑन द स्पेसिफिक एलिमेंट containing the opinion on the single financial statement or on the specific element of the financial statement until satisfied with the differentiation. ठीक है, auditor will not issue the auditor's opinion containing the opinion on the single financial statement or specific इस element of financial statement until satisfied with the differentiation. जब तक कि differentiation हो ना जाए, जब तक कि आप अपनी audit report issue नहीं करोगे, जब तक कि डिफ्रेंशिएशन हो न जाए तब तक कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करने वाले हो. ओके, यू विल नॉट इशू योर ऑडिटर्स रिपोर्ट अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन इज मेड बाय द मैनेजमेंट. ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी मैं इससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन. इट माइट हैपन कि आपकी नवंबर 24 में आए, मई 25 में आए और नवंबर 25 में आए, हो सकता है, बट अभी मैं इससे केस स्टडी अच्छी भली एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिस पॉइंट इज़ वर्थ दैट. ओके, एंड मैंने इसको इसलिए दो लड्डू मार्क किए, और मैं इतने लड्डू दे रही हूँ ना, स्वीट रिजल्ट लेकर आना, एफर्ट लगाओ आप लोग भी बहुत सारे. सो ऑल द प्रैक्टिस सेशन स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन. यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड मार्क करा रही हूँ जो मैंने आपको लिखवाने हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर. जब मैं आपको ये क्वेश्चन लिखवाएंगी प्लीज़ इंश्योर कि आपके वो पॉइंट्स ज़रूर आने चाहिए. सो फर्स्ट इज व्हेन द रिपोर्ट इज़ पब्लिश टुगेदर then it does not differentiate sufficiently from the complete set of financial statement. Auditor shall ask management to rectify. Auditor shall also differentiate the opinion. और अगर ऐसा नहीं होता then the auditor shall not issue the audit report until satisfied with the differentiation. Okay, इतने points आपके प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर से ज़रूर आपको लिख कर करने हैं, ठीक है. ये पॉइंट आपके आंसर में ज़रूर आने चाहिए, मार्क इट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद अनदर कॉन्सेप्ट. ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी अपना बहुत अच्छा सा है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी आप लड्डू ही मार्क कर लो। और इनफैक्ट ऐसे 805 के अंदर काफ़ी सारे लड्डू हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट। इफ़ द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या हुआ है, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने चेक किया तो उसमें देखा कि हमने या किसी और ऑडिटर ने भी अगर ऑडिट किया है तो उसने हमको मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, एंटिटी को मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, या फिर ईओएम ओएम पैरा हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर शैल डिटरमिन द इफेक्ट दैट दिस में हैव ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट वाली जो रिपोर्ट है उसमें हमें उसके इफेक्ट चेक करने हैं। और अगर ऑडिटर को लगता है डीम्ड अप्रोप्रिएट, द ऑडिटर शैल ऑल्सो मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी मॉडिफाई करेगा या फिर ईओएम या ओएम पैरा लगाएगा। ठीक है, मतलब वो कहते नहीं है कि जब हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वेट ये रहा हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसा लड्डू लिख लिख के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी गोल कर रही हूँ। ठीक है, सो ये जो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें या तो आ रहा है मॉडिफिकेशन, ये छोटा सा चार्ट आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, या ईओएम पैरा आ रहा है या तो फिर ओएम पैरा आ रहा है। वेट मैं थोड़ा अच्छा सा बनाने का ट्राई करती हूँ। ओके, जो हमारा कंप्लीट सेट है उस पर या ये रहा हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पर या तो हमने दिया है ओएम पैराग्राफ या तो ईओएम पैराग्राफ और या तो हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी रिपोर्ट पर जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट्स की रिपोर्ट है उस पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका इम्प्लीकेशन चेक करेंगे। अगर इसका इम्प्लीकेशन हमारी रिपोर्ट पर भी हमें परवेसिव लगता है, मतलब सब्सटैंशियल लगता है, ठीक है, परवेसिव वर्ड नहीं है तो आप लोग भी मत यूज़ करना उसको, परवेसिव को 700 तक ही रखो, 800 में मत लेकर आओ। ओके, सो ईओएम पैरा या ओएम पैरा या मॉडिफिकेशन है रिपोर्ट में, हम उसका इफेक्ट कंसिडर करेंगे। और अगर हमें इफेक्ट सब्सटैंशियल लगता है या फिर हमें लगता है कि हमें अपनी रिपोर्ट में भी ओएम पैरा इंक्लूड करना चाहिए, ईओएम पैरा इंक्लूड करना चाहिए या फिर हमें मॉडिफिकेशन देना चाहिए, इन दैट केस हम भी अपनी रिपोर्ट में क्या करेंगे, ईओएम पैरा ओएम पैरा या फिर मॉडिफिकेशन लिखने की सोचेंगे। ओके, मॉडिफाइड ओपिनियन हम अपना एक्सप्रेस करेंगे बाय गिविंग ईओएम और ओएम पैरा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट नंबर 1 है। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट हमने कवर किया है। ओके, नाउ अनदर पॉइंट, जब हमें लगता है एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ देयर इज एन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, तो हम क्या करने वाले हैं, SA 705 does not permit the auditor to include the same auditor's report and unmodified opinion on the single financial statement। भाई आपका एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है एंटिटी के कंप्लीट सेट के ऊपर, ठीक है, तो आप अपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट के ऊपर क्या क्लीन रिपोर्ट दे दोगे, क्या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दोगे, बिल्कुल लॉजिकल ही नहीं है। ठीक है, बट स्टिल स्टैंडर्ड ने बोला हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो जब आपको लगता हो कंप्लीट सेट तो अनमॉडिफाइड है लेकिन जो स्पेसिफिक एलिमेंट जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑडिट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देने का भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब हम क्लीन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने क्या किया है, हमने कंप्लीट सेट पर एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। ठीक है, हम क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज बिकॉज सच अनमॉडिफाइड ओपिनियन वुड कॉन्ट्राडिक्ट द एडवर्स ओपिनियन। हमारा जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा वो जो कंप्लीट सेट के ऊपर एडवर्स या डिस्क्लेमर गया है उस पर हमारा ओपिनियन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, इसलिए हम नॉर्मली नहीं दे सकते, बट हम दे सकते हैं कब, जब 3 कंडीशन पूरी हों। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं, ये रही वो 3 कंडीशन जहाँ पर आप
क्या करोगे, जहाँ पर आप क्लीन रिपोर्ट दोगे, मैंने आपको बोला था ना क्लीन रिपोर्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मली आप नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा आपका एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से आपका क्लीन ओपिनियन। ठीक है, एडवर्स ये डिस्क्लेमर है आपका कंप्लीट सेट पर, बट आपने क्लीन ओपिनियन दिया है, इन दैट केस इट विल कॉन्ट्राडिक्ट, तो नहीं दे सकते। बट स्टिल स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है आप दे सकते हो अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं। ये 3 कंडीशन क्या हैं, अगेन मार्क दिस पॉइंट एज लड्डू। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, यही तो वो पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट समझते नहीं है और गलत करके आ जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये पॉइंट। ओके, इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन ऑन द कंप्लीट सेट, ऑडिटर को लगता है कंप्लीट सेट पर तो एडवर्स हमने देना है, बट जो सेपरेट ऑडिट स्पेसिफिक एलिमेंट की हुई है उस पर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्योंकि जो हमारा छोटा सा वो आइटम था, कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, वो सही है, अच्छा है, सच्चा है, तो उसके केस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उस एलिमेंट की रिपोर्ट ऑडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलता है आप कर सकते हो, अनडाउटली आप कर सकते हो, क्योंकि आपका एलिमेंट अच्छा है, सच्चा है, आप कर सकते हो, बट 3 कंडीशन देख लो। When the auditor is not prohibited by law or regulation to do so, जब आपको किसी लॉ रेगुलेशन ने मना नहीं किया तो बिल्कुल ऐसा ही करो, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। ठीक है, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, यहाँ पर लिखो तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, लॉ रेगुलेशन ने मना नहीं किया, ये देख लो। दूसरा पॉइंट है ओपिनियन इज expressed in an auditor's report that is not published together with the auditor's report containing adverse or disclaimer of opinion। आप अपनी रिपोर्ट एडवर्स और डिस्क्लेमर वाली जो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ रिपोर्ट है उसके साथ आप पब्लिश नहीं करोगे, यू विल नॉट पब्लिश टुगेदर विद द रिपोर्ट कंटेनिंग एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, आप अपनी रिपोर्ट सेपरेट पब्लिश करोगे। You will have to make sure that your report is not published together with the auditor's report containing an adverse opinion और disclaimer of opinion। क्यों? क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यूज़र को लग सकता है अरे क्लीन रिपोर्ट है या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है या मॉडिफाइड रिपोर्ट है, समझ में नहीं आएगा, उसको पता नहीं चलेगा एडवर्स ओपिनियन सही है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सही है या आपकी क्लीन रिपोर्ट वाला वो ओपिनियन सही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ने ये पॉइंट डाल दिया कि आपको साथ साथ पब्लिश नहीं करनी, यू कैन नॉट पब्लिश टुगेदर। देन थर्ड पॉइंट, द स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सपोज हमारा जो ऑल्दो वैल्यू कैन नॉट बी क्राइटेरिया, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे जो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है वो आ रही है 10,000 करोड़। ठीक है, और हम ऑडिट कर रहे हैं कैश का। हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? कैश का, और अकेला कैश ही 6,000 करोड़ है। तो जब हमारा अमाउंट जिसको हम ऑडिट कर रहे हैं वो इतना सब्सटैंशियल है, इतना ज़्यादा सब्सटैंशियल है, मेजर पोर्शन ही हमारी बैलेंस शीट का कवर कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे उस आइटम पर जो एक एडवर्स ओपिनियन वाले कंप्लीट सेट का मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता? तो वी कैन नॉट गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, तीनों केस आपको समझ में आ गए। व्हेन द ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, दूसरी बात कि आप साथ में पब्लिश नहीं करने वाले हो, और तीसरी बात कि आपका एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल दीज 3 criterias are very important. It's extremely a big laddu, okay, extremely important part of this particular standard। इस पर क्वेश्चन आ जाए ना तो मेरे लिए एक लड्डू, ओके, 1 फेरो रोचर, ओके। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद, बिकॉज मुझे एक DM आया था जिसमें एक स्टूडेंट ने बोला कि वो चॉकलेट्स की नदियाँ बनाने वाले हैं, बट स्टिल मुझे इतने ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं पसंद है, बट ठीक है। लड्डू इज एन एक्रोनिम फॉर लास्ट डे। ठीक है, इट्स नॉट दैट लड्डू जो आप सोच रहे हो।
So what it is, the auditor shall not express an unmodified opinion on the single financial statement of a complete set of financial statement if the auditor has expressed an adverse opinion or disclaimer of an opinion on the complete set of financial statement as a whole. अभी देखो यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या है तीसरी कंडीशन, एंटिटी की जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब एक बात बोलो मुझे, बिल्कुल लॉजिकली सोचना, हमारा एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके होते हैं 5 एलिमेंट्स. ठीक है, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये 5 एलिमेंट्स हुए इस पूरे बैलेंस शीट के. अब हमें बैलेंस शीट को सपोज बैलेंस शीट चेक करनी, बैलेंस शीट ही ले लो, ज़्यादा इजी रहती है. ठीक है, बैलेंस शीट हमें चेक करनी है, मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चेक करना है. तो हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिसमें से हम 4 एलिमेंट्स को नहीं चेक करें, हम बैलेंस शीट चेक करें. ठीक है, एक बैलेंस शीट चेक करें जो कि 20% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, 1/5 20% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट किया. तो क्या हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, इट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या मुझे ये बताओ, क्या मैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अनमॉडिफाइड दे सकती हूँ इन केस जब हमारा जो कंप्लीट सेट है उस पर हमने एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की रिपोर्टिंग की गई है कंप्लीट सेट पर. क्या हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमेशा ही मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा. ठीक है, वो हमेशा ही मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा. 20% इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो यू मस्ट नो कि हमारा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ही मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है. दैट्स वाई यू कैन नॉट गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लिख लो, बार बार इसको रिकॉल करो. यू कैन नॉट गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाती हूँ. यहाँ पर लिखा है एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल. ठीक है, और द ऑडिटर वेयर इट इज नॉट परमिटेड टू इंक्लूड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि आपका जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूट करता है तो आप सिंगल और स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्लीन रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. सिर्फ कब कर सकते हो, जब आपको 3 कंडीशन पूरी हैं. ठीक है, बट देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ. यहाँ पर लिखा है ऑडिटर कंक्लूड दैट इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द कंप्लीट सेट बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट. यहाँ पर हर जगह पर लिखा है, मतलब आप पूरी बुक में कहीं देख लो, हर जगह पर ऐसे 805 के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ साथ लिखा है. ठीक है, हर जगह पर स्पेसिफिक एलिमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ साथ लिखा है. बट यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि आप जो स्पेसिफिक एलिमेंट पर आप क्लीन रिपोर्टिंग कर सकते हो. इसका मतलब है कि आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्लीन रिपोर्टिंग नहीं कर सकते इन केस अगर आपकी कंप्लीट सेट में एडवर्स या डिस्क्लेमर गया है. ठीक है, एडवर्स या डिस्क्लेमर गया है उस केस में सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कभी भी आप क्लीन रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, इसको लिख लो कहीं पर याद करके, इसको एकदम याद कर लो, बार बार रिकॉल कर लो अपने दिमाग में. ठीक है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उस पर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो. वो भी कब दे सकते हो, जब ये 3 कंडीशन पूरी हों. ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो उस पर भी नहीं दिया जा सकता. ये पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इसको मैं मार्क कराती हूँ, आप इसको लिख लो. इफ़ द ऑडिटर एक्सप्रेस एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑन द कंप्लीट सेट देन
the financial statement even if the auditor's report is published together. एक साथ भी आपने publish कर दिया है containing an adverse or disclaimer of opinion, but single financial statement is always deemed to constitute a major portion of these financial statement. It is extremely important. Single financial statement को हम हमेशा क्या मानेंगे? It constitute major portion of the complete set of financial statement. हम कभी उस पर clean reporting नहीं करेंगे, unmodified opinion नहीं देंगे. Okay. So next point, what it is, it says that SA 800 and 805 do not override the requirement of other SA, do not purport to deal with all special consideration that may be relevant in the circumstances. देखो भाई देखो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमने SA 800 805 लगाया तो हम दूसरे वो एसेज यूज़ करेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंट हो. जो इररेलेवेंट है या कुछ ऐसी कंडीशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हम अपने अंदर जो ऐसे और ऐसे हैं वो हम कभी भी ऐसे 800 805 के अंदर एप्लीकेबल नहीं करेंगे. वो पहले ही पढ़ चुके, बट इसको बार बार लिखा है इंस्टीट्यूट ने, अवॉइड करो. एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम. ठीक है, मार्केट लड्डू बिकॉज इट इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको हम प्रैक्टिस सेशन में भी ज़रूर से लिखेंगे. ठीक है, याद करके आना. अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट. स्पेसिफिक अकाउंट एलिमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है? ये एग्जाम्पल. ठीक है, इसका मतलब है ये इंक्लूसिव या कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है. ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. दिस इज़ नॉट कंक्लूसिव लिस्ट. एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दे रखे हैं और हमको एज इट इज़ अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज़ लिख कर आना होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली 5 मार्क्स का ही आएगा. सो लर्न इट विथ मी. अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लाइबिलिटी फॉर accrued benefit of private pension plan, liability for accrued benefit of a private pension plan, recorded value of identifiable intangible asset, recorded value of identified intangible asset, or the liability for incurred but not reported. Claim in an insurance portfolio including related notes. Okay, claim in an insurance portfolio. Again, स्पीक विथ मी. अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल मतलब कि बैड डेट्स. ओके. इन्वेंट्री, लाइबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट ऑफ ए प्राइवेट पेंशन प्लान, लाइबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट ऑफ ए प्राइवेट पेंशन प्लान, रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट, लाइबिलिटी फॉर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम. कोई ऐसी लाइबिलिटी जो इनकर्ड तो हो गई है बट उसे रिपोर्ट नहीं किया गया है, वो सारे क्लेम भी हम यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे. अगेन स्पीक विथ मी. अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल. Point number 2, allowance for doubtful debt receivable. Point number 3, inventory. Point number 4, liability for accrued benefit of private pension plan, liability for accrued benefit of private pension plan, and recorded value of the identifiable intangible asset, recorded value of the identifiable intangible asset, and the liability for incurred but not reported claim in an insurance portfolio. टोटल 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. सो ये आपको याद करने हैं और ज़रूर से याद करने हैं. सो स्पीक विथ मी. अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लाइबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट ऑफ अ प्राइवेट पेंशन प्लान, recorded value of the identifiable intangible asset, liability for incurred but not reported claims in an insurance portfolio. फर्स्ट पॉइंट क्या था? अकाउंट रिसीवेबल. दूसरा क्या था? बैड डेट्स वाला, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल. थर्ड इन्वेंट्री का. फोर्थ पॉइंट था प्राइवेट पेंशन प्लान का. फिफ्थ पॉइंट था आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल असेट का. सिक्स पॉइंट था इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का. अगेन स्पीक विथ मी. फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, बैड डेट्स मीन्स अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल. देखो इसको पूरा ही याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें वहाँ पर बैड डेट्स थोड़ी लिख कर आना है. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल, वहाँ पर रोबोट बैठे हुए हैं जिनको पता है कि डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल का मतलब बैड डेट होता है, बट स्टिल वो मार्क्स काट लेंगे आपके. ठीक है, दे वॉन्ट्स टू मेक अस रोबोट एंड सो वी आर. चलो, अकाउंट रिसीवेबल. Account receivable, allowance for doubtful account receivable, inventory, liability for accrued benefit of a private pension plan,
Recorded value of identifiable intangible asset, liability for incurred but not reported claim in an insurance portfolio. ओके, लर्न हो गया, एक बार फिर से याद कर लेना घर पर, एंड देन वील राइट दिस क्वेश्चन इन practice sessions too. Then schedule of externally managed asset and income of a private pension plan. Schedule of externally managed asset and income of a private pension plan. Schedule of net tangible asset including related note and the schedule of disbursement in relation to leased property. Schedule of disbursement in relation to leased property including explanatory notes. So again, speak with me. Account receivable, doubtful allowance for doubtful debt receivable, inventory, liability for accrued benefit of a private pension plan, recorded value of intangible identifiable asset, liability for incurred but not reported claim in an insurance portfolio. Then point number 2 क्या था? Schedule of externally managed asset and income of a private pension plan, schedule of net tangible asset including related note, and the schedule of disbursement in relation to leased property including explanatory notes. Okay, so let's move forward. Yeah, and here we are done with essay 805. एक बार इसको यहाँ पर वीडियो पॉज करो, रिकॉल कर लो, 2-4 ही पेज हैं बट मैंने बहुत डीप आपको बताया है. देन लेट्स प्रोसीड विद essay 810. इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ समराइज्ड फॉर्म में है. एग्जैक्टली, दिस इज़ अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब कि जो हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दे आर मोर डिटेल एंड उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं. लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें हम वैल्यूज़ तो सारी लिखते हैं बट अप्रोप्रिएट जो हमारे डिस्क्लोजर्स होते हैं और जो डिटेल्स होती हैं वो सारी हम रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 800 और 805 में और ऐसे 810 में जो डिसिमिलैरिटी है वो क्या है कि 800 805 हमको अलाउ करता था कि ऐसे 800 में क्या था कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो हम स्पेसिफिक यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क किसी और ऑडिटर ने यूज़ किया है, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरल पर्पस के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मली बनता है वो किसी और ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया है तो नो इशू. लाइक वाइज 805 में अगर हमने जो कंप्लीट सेट था, मतलब हमें तो ये तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करनी या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम ऑडिट करने, बट जो कंप्लीट सेट था वो किसी और ऑडिटर ने किया है तो चलेगा. ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है. बट 810 यहाँ पर स्पेसिफिकली बोलता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कौन करेगा? वही ऑडिट करेगा जिसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करें बाय द सेम ऑडिटर. मार्क इट लड्डू. ठीक है, लड्डू क्वेश्चन MCQ यहाँ पे आपको मिल सकता है कि यहाँ पर जो आपका ऐसे 810 में है यहाँ पे आपका ऑडिट सेम ऑडिटर के थ्रू ही होना चाहिए, अदरवाइज अलाउड ही नहीं है. अगर आपका जो ऑडिटर कंप्लीट सेट का है मीन्स जिसने फुल आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया है, अगर वो ऑडिट करने से मना करता है देन यू हैव टू डू the audit of the complete set of financial statement from any other auditor who is ready to sign summary financial statement. ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है. यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सेम ऑडिटर से ही ऑडिट, अदरवाइज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कोई और कर ही नहीं सकता. वाई डू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट? क्यों आता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्या रिफ्लेक्ट करता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कंटेन लेस डिटेल देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मार्क करो, derived from financial statement but contain less detail than the financial statement while still providing a structured representation. पूरा structured representation होगा, सब कुछ होगा, पर क्या नहीं होगा? डिटेल थोड़ी कम हो जाएंगी. प्रोवाइड लेस डिटेल देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट consistent with that provided by the financial statement of the entity's economic resource or obligation at any point of time or the changes. ठीक है, ये 3 पॉइंट जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसको बिल्कुल की वर्ड है, ये इसको मार्क करके चलना. ठीक है, और इस पूरे चैप्टर पर मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मैं वही मार्क करवाऊँ आपको जो की वर्ड है. ठीक है, अदर देन की वर्ड तो मैं खुद ही स्किप कर रही हूँ सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हम फुल कवरेज कर लें.
engagement acceptance. The auditor shall accept an engagement to report on summary financial statement in accordance with SA only when the auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with standards on auditing on the financial statement from which the summary financial statements are derived. मैंने क्या बोला था, engagement acceptance कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वही ऑडिटर करेगा जिसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने हैं. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट वही करेगा जिसने फुल सेट ऑडिट किया. अगर फुल सेट ऑडिट नहीं किया है तो आप समराइज्ड वे भी आप ऑडिट नहीं कर सकते. ठीक है, समरी ऑडिट करके आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि आपको जब तक फुल सेट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप समरी में क्या ही ऑडिट कर पाओगे. इफ द ऑडिटर हैज़ ऑल्सो नॉट ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच द समरीज आर ड्राइव्ड, ऑडिटर शैल नॉट हैव द नेसेसरी नॉलेज टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या दिया है? ये दिया है इन्होंने लॉजिक कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो फुल सेट ऑडिट करे वही समरी भी ऑडिट करे. स्टैंडर्ड ने बोला हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपने ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा होगा ही जिसने फुल सेट ऑडिट किया उसे ही नॉलेज होगी एंटिटी के बारे में. अगर फुल सेट कोई और ऑडिट कर रहा है इन एग्रीगेट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा वही समरी का ऑडिट भी करेगा. बिकॉज जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर चुका है उसको सारी नॉलेज है और समरी को वो साइन कर सकता है. बट जो अगर सिर्फ समरी साइन करने आएगा तो उसको फिर से कंप्लीट पूरे फुल सेट को ऑडिट करना पड़ेगा. एंड अगेन दिस माइट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द बेनिफिट अराइज फ्रॉम इट. ओके, मतलब जो हमारा एफर्ट्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा बट उसका उतना बेनिफिट नहीं आएगा. दैट्स वाई स्टैंडर्ड सेट कि यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल सेट को ऑडिटर को ही समरी भी साइन करनी है. ओके, व्हाट शुड यू कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या कंसिडर करोगे? You need to determine whether the applied criteria are acceptable. Applied criteria क्या होता है? Applied criteria is that criteria under which management needs to prepare the financial statement. ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये देखो यहाँ पर लिखा है applied criteria refers to the criteria applied by the management in the preparation of summary financial statement. Management is responsible. कौन responsible है summary बनाने के लिए? Management is responsible फॉर मेकिंग द समरी. ठीक है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कौन बनाएगा? मैनेजमेंट. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट. सो दैट दे आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विथ और प्रेजेंट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जो फुल सेट है, उसकी समरी बनेगी. फुल सेट भी मैनेजमेंट ने बनाया, समरी भी मैनेजमेंट बनाएगा टू इंश्योर दैट दे आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विथ द फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, मार्क दीज वर्ड, ये सारे वर्ड्स मार्क कर लो. बिकॉज समरी बाय देयर नेचर कंटेन एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर. मार्क इट अगेन. ठीक है, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन बट लिमिटेड डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर ही कुछ कम होंगे. सो देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क. अभी ये क्वेश्चन फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि इंक्रीज्ड, अगर हम समरी बनाते हैं तो उससे हमारा क्या रिस्क आ सकता है. सो देयर माइट बी एन इंक्रीज्ड रिस्क दैट दे मे नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी सो एज नॉट टू मिसलीडिंग द सर्कमस्टांसेस. हो सकता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो बट समरी में नहीं हो और वो मिसलीड भी कर सकती है यूज़र को. ठीक है, इट में मिसलीड द यूज़र. द रिस्क इंक्रीज व्हेन एस्टेब्लिश क्राइटेरिया डू नॉट एग्जिस्ट. ये रिस्क इंक्रीज कब हो जाता है? जब एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, अगर वो क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उस केस में आपको पता नहीं होगा आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं इंक्लूड करना है. ओके, सो ये तो सिर्फ था आपको समझाने के लिए. एंड यहाँ पे मैंने आपको 2-3 पॉइंट ऑलरेडी मार्क करवा दिए हैं. द मेन पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू डिटर्मिन वेदर द क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा रिस्क बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा. द रिस्क इंक्रीजेज व्हेन द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एग्जिस्ट. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर हमें क्या करना है? मार्क इट लड्डू.
Okay, it says what are the factors you need to consider while determine the acceptability of the applied criteria. Whether applied criteria is acceptable or not, you need to consider that too. Nature of the entity, purpose of the financial statement, क्या entity का nature है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन यूज, इंटेंडेड यूजर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या इंफॉर्मेशन चाहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. देन वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर नॉट मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस. अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ ऐसे जो हम भी अप्लाइड क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले हैं इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मस्ट नॉट बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस. तो अगेन रिकॉल दीज 4 पॉइंट्स विथ मी. Nature of the entity, while accepting the applied criteria you need to consider 4 factor. First, nature of the entity, then purpose of the summary financial statement, क्या purpose है summary बनाने का, then information need of the intended user की information need क्या है, then कहीं आपके summary financial statement misleading तो नहीं हो जाएंगे. You need to consider whether the applied criteria will result in the summary financial statement that are not misleading in the circumstances. देखो, जो भी applied criteria accept करोगे उससे financial statement misleading नहीं होने चाहिए. So again recall these 4 points with me. Nature of the entity, purpose of summary financial statement, intended user की information need क्या है, and whether the applied criteria will result in summary financial statement that are not misleading in the circumstances. Okay, let's move forward. Next point, यहाँ पर आ जाओ. लास्ट पॉइंट में ऐसे 210 की भी हम एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे while accepting the engagement. ठीक है. Auditor may presume that such criteria are acceptable, similar to in case of statement, similar to the case of financial statement. अगर कोई ऐसा ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या कोई लॉ एंड रेगुलेशन है, तो उस केस में उस लॉ एंड रेगुलेशन ने या स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कोई क्राइटेरिया आपको बताया है, मतलब कि आपको कोई क्राइटेरिया लॉ एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के थ्रू मिला है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसको प्रिज्यूम करेंगे दैट सच क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल. उसमें अपनी नहीं चलानी है. जो लॉ एंड रेगुलेशन ने या कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया, हम वही क्राइटेरिया अप्लाई करके हम समरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवा लेंगे. ओके, देन एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी हमारे क्राइटेरिया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एग्जिस्ट. क्राइटेरिया मे बी डेवलप बाय द मैनेजमेंट. अगर ऐसा है कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो किसी लॉ में, किसी रेगुलेशन में नहीं लिखा है, कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने हमें नहीं बताया है, तो उस केस में क्या करेगा, मैनेजमेंट डेवलप करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को ही तो बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट क्राइटेरिया खुद ही डेवलप कर देगा. और अगर ऑडिटर को लगता है कि क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने बनाया है वो अनएक्सेप्टेबल है और द अनएबल टू ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, और ऑडिटर को वो क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल लगता है, तो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक ही काम कर सकते हो कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट ही ना करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू सो. जब तक कि लॉ और रेगुलेशन में आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना हो, जब तक कि आप रिपोर्ट मत करो. ओके, देन एडिक्वेट डिस्क्लोजर. जो मैं पॉइंट बता रही हूँ बस अब वो मार्क करते चलो. एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन द समराइज नेचर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी प्रोवाइडेड. द टाइटल क्या होगा, अगेन मार्क इट इम्पॉर्टेंट, मार्क इट लड्डू. ओके, मार्क इट लड्डू. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared from the audited financial statement for the year ended 31st March 2000 XX. ओके, मतलब ये हम टाइटल देने वाले हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमने क्या किया है, समरी को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ड्राइव्ड किया है. तो हम टाइटल में भी यही लिखते हैं दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर दिस एंड दिस. फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिटरमिन वेदर द क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल. ओके, वी हैव डन फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ठीक है, हम मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट करेंगे कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती भी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। क्या मैनेजमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है या नहीं। तो उसके लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद AFRF बनाना है। इसके लिए क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ये अग्रीमेंट हम ऑब्टेन करेंगे। देन दूसरा पॉइंट क्या है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट पॉइंट ये कि वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। क्या करेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। और दूसरी बात कि जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है इंटेंडेड यूजर को, अवेलेबल होंगे टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है, बिना किसी मुश्किल के आपको जो फुल सेट है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी आपको समरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूजर को प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी इंटेंडेड यूजर है वो उसे लगता है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप समरी के यूजर हो तो आपको ऑडिटेड नहीं मिलेगा। अरे नहीं बाबा, यहाँ पे उसको विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। और इसके रेफरेंस में ऑडिटर मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेगा that management understand its responsibility regarding preparation of financial statement and then provide the audited financial statement that is without undue difficulty. Provide the audited financial statement of the intended user of the summary financial statement without undue difficulty. Without undue difficulty का मतलब क्या है, यहाँ पर हम 4 पॉइंट कंसिडर करेंगे। 3 पॉइंट्स ही हैं, 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली हु एंड वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। आपको कहाँ से और कैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड में हैं। और तीसरी बात क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस बनाएगा बाय विच द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, समरी के यूज़र को चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब समरी के यूज़र को चाहिए फुल सेट। तो उस केस में जो मैनेजमेंट से हमने एक्नॉलेजमेंट ली है उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ऑडिटेड सेट प्रोवाइड करिए। एंड इन दैट रेफरेंस जो हमारा ऑडिटर है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या ऑडिटर कैसे डिटर्मिन करेगा कि विदाउट एनी डिफिकल्टी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं, कब और कैसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। समरी नहीं, ऑडिटेड, कब और कैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएंगे, ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा। दूसरी बात ये होगी कि सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड में होंगे। तीसरी बात ये कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस एस्टैब्लिश करेगा बाय विच द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी कैन ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन रिकॉल विथ मी, कब और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएंगे, कहाँ लिखा होगा, समरी में। दूसरी बात पब्लिक रिकॉर्ड में होगा। और तीसरी बात ये है कि एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस बनाएगा जिससे सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी के इंटेंडेड यूजर्स को आसानी से मिल सके। देन पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि प्रिपरेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड क्राइटेरिया। दूसरी बात क्या थी कि ऑडिट करेंगे, ऑडिटेड टू मेक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी without undue difficulty. Then point number 3, to include the auditor's report on the summary financial statement. Include the auditor's report on the summary financial statement in any document that contains the summary financial statement and that indicate that the auditor has reported on them. ठीक है, to include in the auditor's report on the summary financial statement in any document that contain the summary financial statement, और उसमें ये भी indicate किया जाएगा कि auditor ने उनको report कर दिया है. Okay, then agree with the management on the form of opinion to be expressed on the financial statements. ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिटर्मिन द एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया. दूसरा क्या था, ऑब्टेन एन अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड पॉइंट क्या था, अग्री विद द मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अग्री विद द मैनेजमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर. अगेन इट माइट कम इन एग्जामिनेशन.
ओके, फॉर 5 मार्क्स। तो आप इसके जितने भी, पूरा तो नहीं याद करने को बोल रही हूँ, बट जितने मैं आपको की पॉइंट यहाँ पर मार्क करवा रही हूँ वो आप यहाँ पर याद कर लेना। सो नेचर प्रोसीजर्स हम क्या परफॉर्म करेंगे फॉर ऑडिटिंग अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस में वी नीड टू इवेलुएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समराइज्ड नेचर। समरी हैं ये हमें बताना है, मतलब हम क्या हैं, हम बौने हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब अगर एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई डिटेल है तो वो डिटेल कम डिटेल है, ये किस में लिखा होगा, ये समराइज्ड नेचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा, ओके। देन दूसरी बात, व्हेन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अकम्पनीड बाय द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेलुएट वेदर दे डिस्क्राइब क्लियरली। क्या डिस्क्राइब करना है, फ्रॉम होम और वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल, ओके। When summary financial statement not accompanied by audited financial statement, तो ऐसा लिखना भी पड़ेगा, from whom they are available and the laws regulation that is specified that the audited financial statement need not be made available to the intended user and establish the criteria for the preparation of financial statement. Evaluate whether the summary adequately disclose the upright criteria। पहले कौन सा क्या हमने डिस्क्लोज किया, हमने डिस्क्लोज किया कि वो समराइज नेचर के हैं। दूसरी बात, अगर समरी के साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने अटैच नहीं किए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ले सकते हो। देन लॉज रेगुलेशन, जिसमें बताया गया है कि कोई अगर लॉ रेगुलेशन कहता है कि अगर ऑडिटेड प्रोवाइड नहीं करने हैं तो उस केस में हम ये भी लिख देंगे कि हमने ऑडिटेड प्रोवाइड नहीं करने, ठीक है। नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर एंड एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन, तो हम उस लॉ रेगुलेशन का रेफरेंस दे देंगे। देन इवेलुएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द, क्या हमने अप्लाइड क्राइटेरिया एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं। देन पॉइंट नंबर 4, कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमिन वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री एंड इट कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड। मतलब कि कंपेयर, अगर आपको समरी और फाइनेंशियल मतलब बहुत फ्री हो आप, आपको बैठ के क्या करना है, आपको बैठ के कंपैरिजन करना है, पहले ऑडिटेड पढ़ना है फिर समरी पढ़ना है, फिर उनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो आप यहाँ पर बैठ के रिकैलकुलेशन कैसे करोगे, क्या प्लस माइनस बैठ के खटर खटर करते रहोगे कैलकुलेटर के ऊपर, वो सब भी बता दिया जाएगा, ठीक है। उसकी भी एक शीट हम बता देंगे, बना कर दे देंगे, सो दैट आपको बैठ कर इतना टाइम ना लगाना पड़े। देन इवेलुएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, ये तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी एंड आर एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो एज नॉट टू मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस, जो भी सिचुएशन है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। देन इवेलुएट वेदर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर्स हमें चेक करके चलती हैं। अगर आपको 4-5 भी याद है देन इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली समरी में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होना चाहिए कि वो समरी है। दूसरी बात, अगर समरी में आपने ऑडिटेड नहीं दी तो आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ और कैसे ऑडिटेड लिए जा सकते हैं, या फिर लॉ रेगुलेशन जिसने बोला है कि ऑडिटेड नहीं देने तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 3 कि आप अप्लाइड क्राइटेरिया अप्रोप्रिएटली लिखोगे और इसके बाद में आप ये भी लिखोगे कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। देन बैठ के खटर पटर करने के लिए आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेरिजन शीट दे दी जाएगी। यू नीड टू कंपेयर द समरी विद द ऑडिटेड एंड यू कैन रिकैलकुलेट फ्रॉम द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द audited financial statement. Then evaluate in view of the purpose of the summary financial statement whether the summary contain the information necessary and are an appropriate level of aggregation. और आपको ये देखना है कि समरी कहीं मिसलीड ना कर दें, ठीक है। यही हमें बचाना था ना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नेचर के ना हो। इन दैट केस यू नीड टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टू कि समरी आपकी मिसलीडिंग नहीं हो और आपकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट डिफिकल्टी अवेलेबल हो जाने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। इसमें से 5 पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स यू में लर्न। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन हम कैसे देंगे समरी के ऊपर, तो इसके लिए यहाँ पर 2 फ्रेसेस लिखे गए। द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द
इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया, या फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल समरी आर ए फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। ये जो 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे ऊपर लिखो कंप्लायंस फ्रेमवर्क, पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट पूरा नहीं लिखता है, यहाँ पे लिखो कंप्लायंस फ्रेमवर्क, यहाँ पे लिखो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ओके, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो ये बॉक्स चूज़ करोगे, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो ये बॉक्स चूज़ करोगे। ठीक है, चूज़ अप्रोप्रिएटली। ओके ओके, ये तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। देन इफ़ लॉज एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब द वर्डिंग, अभी लॉ एंड रेगुलेशन में अगर हमारे ओपिनियन की वर्डिंग दी गई है और वो जो वर्डिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दी है उससे डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, ये वर्डिंग्स दिया है। ठीक है, ये वर्डिंग्स हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स, इसको याद कर लेना, इसको हम प्रैक्टिस सेशन में भी लिखेंगे। कि अगर इससे हमारी वर्डिंग्स डिफरेंट हो रही है देन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और हमें बॉक्सेस मिल जाएंगे। अप्लाई द प्रोसीजर डिस्कस्ड अर्लियर एंड एनी फर्दर प्रोसीजर नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द प्रेस्क्राइब ओपिनियन। हमें एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे एंड वी नीड टू इवेलुएट टू वेदर यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट मिसलीड द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर ऐसा होता है देन वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन मिटिगेट पॉसिबल मिस अंडरस्टैंडिंग। आपको पहले तो अगर आपके जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो किसी लॉ रेगुलेशन में है तो सबसे पहले तो आप ये मानो कि यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली स्टोरी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि हम कभी अपने स्टैंडर्ड से पीछे नहीं हटते हैं। तो हम पहले ये तो देखेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो कितना कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, एंड उसके बाद में एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे टू डिस्कस to know whether it is appropriate in the circumstances to express the prescribed opinion. ठीक है, we will evaluate the implication of those wordings on our opinion. Then हम ये देखेंगे कि अगर यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो लॉ एंड रेगुलेशन की वर्डिंग है वो हम लिखते हैं तो क्या कोई मिसलीडिंग इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड हो गए। ठीक है, देन नेक्स्ट अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लड्डू पॉइंट, लड्डू पैराग्राफ इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे हैं बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड, अगर ऑडिटर को लगता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हम मतलब जो हमें वर्डिंग्स दी गई हैं किसी लॉ एंड रेगुलेशन ने उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ऑडिटर को लगता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट अनलेस हम जो ऑडिट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। अगर लॉ और रेगुलेशन ने किया बोला है कि करना है तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट ऐसे हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एलिमेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगेन माँ की लड्डू, इसको भी याद करना। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल इंडिकेटिंग इट एज द रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आपको यहाँ पर एक टाइटल लिखना होगा, टाइटल क्या जो हम पहले आगे पढ़ कर आए हैं, दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा टाइटल देंगे। एड्रेसी, एड्रेसी कौन होगा, कोई भी हो सकता है एड्रेसी, वो एड्रेसी हम यहाँ पर मैनेजमेंट भी हो सकता है, इंटेंडेड यूज़र जो भी होगा हम उसको एड्रेस करेंगे। देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ में है 5 पॉइंट्स और ये 5 पॉइंट्स करने हैं आपको याद। सो पूरा तो याद किया नहीं जा सकता, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर मार्क करा रही हूँ, बट इसको मत छोड़ कर जाना बिकॉज इट इज़ अगेन अ लड्डू विद इन ए लड्डू। ओके, सो इट इज़ एन एग्जाम क्वेश्चन, इट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन टू। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाइज द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम विच द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। छोड़ो, एक पॉइंट यहाँ पर लिखो टाइटल बस। देन आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन रेफर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट को रेफर करेंगे, द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, किस डेट पर
साइन किया गया, एंड देन द अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस ऑन द ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम एक्सप्रेस करेंगे ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। If the date of the auditor's report on the summary financial statement is later than the date of the auditor's report on audited financial statement that do not reflect the effect of events that occurred subsequent to the date of the auditor's report in the audited financial statement, हम जब summary financial statement साइन करेंगे आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो जो समरी होती है वो हम ड्राइव किससे करते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट से। तो जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर मारेंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी इवेंट होंगे बिटवीन समरी को जो साइन करने से पहले और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के बाद के बीच के जो इवेंट होंगे उस इवेंट को मारो इग्नोर और आगे बढ़ो, ठीक है। दिस डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इवेंट दैट अकर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स की जो हमारी कंप्लीट सेट ऑफ रिपोर्ट हमने ऑडिट कर दी उसके बाद के कोई भी इवेंट होंगे हम कंसिडर नहीं करेंगे समरी के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने समरी सपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट आपने साइन की है आज और समरी की रिपोर्ट आप साइन कर रहे हो 1 महीने बाद, तो इस 1 महीने के जो इवेंट्स हैं वो आपको समरी में कंसिडर नहीं करने, क्योंकि आप समरी इवेंट के हिसाब से नहीं बना रहे हो, आप समरी बना रहे हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। देन लास्ट पॉइंट, रीडिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड। आप ऑडिटेड पढ़ो तो ऑडिटेड पढ़ो, समरी पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो फुल ऑडिटेड रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई। ओके, सो ये 5 पॉइंट आप यहाँ पर इसको मार्क करना। सबसे पहले क्या था, टाइटल, देन आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then refers to the auditor's report on the summary financial statement is later than the date of the auditor's report on audited financial statement। wait, एक पॉइंट रह गया, yes, 3rd पॉइंट रह गया, refer to the auditor's report on the audited financial statement, the date of that report and case other than where the audited statement contain modified opinion in EOM or other matter paragraph, उस केस में अकॉर्डिंगली हम डील करने वाले हैं। देन 4th पॉइंट क्या था, इवेंट्स दैट अकर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो भी हमें ये भी देखना है कि दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इफेक्ट इवेंट दैट अकर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देन 5th पॉइंट, reading the summary financial statement is not a substitute for audited financial statement. Okay, let's move to another point, description of the management responsibility, then auditor responsible for expressing an opinion, then clearly expressing an opinion, ये आपको सब याद करना है। then signature and date of the auditor's report, again mark it laddu, date of the auditor's report is again a laddu, the auditor shall date the auditor's report on the summary financial statement not earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence। जिस दिन आपको sufficient appropriate audit evidence मिले और जिस दिन आपने audited financial statement साइन किए, whichever is later आपको क्या करना होगा, आपको समरी साइन करनी होगी, ठीक है। मतलब whichever is later, उससे पहले आपको समरी साइन नहीं करनी है, ठीक है। no earlier than लिखा है। समरी आप कब साइन करोगे, जब आपको समरी के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं एंड आपको जो भी आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो आपने साइन कर दी। मतलब ऑडिटेड जो हमारा कंप्लीट सेट है, फुल सेट है, वो ऑडिट करने से पहले हम समरी साइन नहीं कर सकते। इन एग्रीगेट यही है इसका मतलब। देन मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन EOM OM पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। When the auditor's report on audited contain a qualified opinion, EOM or other matter, but the auditor is satisfied that the summary are consistent in all material respect, then उस केस में क्या होगा, the audited financial statement in accordance with the applied criteria, और जो हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसमें क्या हम लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे ये 2 चीज़ें, स्टेट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है, EOM है, OM है, जो भी पैरा है ये हम समरी में भी लिखेंगे। डिस्क्राइब करेंगे कि हमने अपने जो फुल सेट में क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों लिखा था,
what is the basis for the qualified opinion on the audited financial statement and what is the effect on the summary financial statement of that audited financial statement का qualified opinion वाला basis part, qualified opinion का basis वाला part, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। देन अगेन इसको लड्डू मार्क करके चलना कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। हमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो हम लिखेंगे कि हमारे ऑडिटेड में भी क्वालिफाइड ओपिनियन है। दूसरी चीज़ हम लिखेंगे कि बेसिस क्या था क्वालिफाइड ओपिनियन का एंड उसका इफेक्ट क्या है हमारी समरी के ऊपर। Then it's a laddu again. When the auditors report on the audited financial statement contain a adverse opinion. Adverse opinion है हमारे audited financial statement के ऊपर, full set के ऊपर adverse या disclaimer है। उस केस में क्या करेंगे, state that the auditors report on the audited financial statement contain a adverse या disclaimer। हम लिखेंगे कि हमारे audited पर क्या है, adverse है या disclaimer है। then हम describe करेंगे basis for the adverse और disclaimer and state that as a result of adverse or disclaimer it is inappropriate to express an opinion on the summary financial statement। उस केस में हम समरी के ऊपर कोई ओपिनियन देंगे ही नहीं। उस केस में हम क्या करेंगे, समरी के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि हम वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एडवर्स और डिस्क्लेमर है, इसलिए हम समरी पर ओपिनियन देना इनअप्रोप्रिएट समझते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर भी लिखा है, इफ़ द समरी आर नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट with or are not a fair summary of the audited in accordance with the applied criteria and management does not agree। मैनेजमेंट से बोला हमने कि आपकी समरी कंसिस्टेंट नहीं in accordance with the fair summary of the audited financial statement and it is not as per the applied criteria। in that case मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए but management does not agree to make necessary changes। the auditor shall एक्सप्रेस एंड एडवर्स। अब जाओ, अब मैं एडवर्स रिपोर्टिंग करूँगा, क्या कर लोगे, ठीक है। मैंने बोला कि चेंज करो मत चेंज करो, वैसे ही रखे रहो। देन रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ अलर्टिंग रीडर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक बात बताओ, जब ऐसे 800 पढ़ा था तो भी मैंने आपको यही पॉइंट बताया था, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ हर एक को मत दो क्योंकि ऐसे 800 का कुछ स्पेसिफिक यूज़र के लिए जो हमारा रिपोर्टिंग था वो स्पेसिफिक यूज़र के लिए था क्योंकि वहाँ पर हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सारी रिपोर्टिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ आती है, यहाँ पर भी यही बोला गया है कि आपको क्या करना है, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंडर बना हुआ है हमारा समरी तो आपको अलर्ट करना पड़ेगा रीडर्स को दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड इंक्लूड अ रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी। समरी पे भी हम ये अलर्टनेस डालेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स के लिए हम पढ़ते हैं ऐसे 710। तो यहाँ पर भी अभी मैंने 710 आपको बताया नहीं क्योंकि मैंने उसे कारों के साथ में कवर करना है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर बातें की गई हैं। यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स मार्क कर दो, इट्स इनफ। कंपैरेटिव इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड एज करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Audited financial statement contain comparative but the summary does not, then the auditor shall determine whether such omission is reasonable। अगर ऑडिटेड में हमने क्या किया है, हमने कंपैरेटिव दिया है लेकिन समरी में नहीं दिया है तो हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों समरी में कंपैरेटिव्स नहीं दिए गए हैं। देन द ऑडिटर शैल डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ अनरीजनेबल ओमिशन। ये अनरीजनेबल, आपने अगर अनरीजनेबल लगता है तो आप क्या करोगे, आप उसका इफेक्ट देखोगे कि समरी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देन लास्ट पॉइंट, एक और फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट आप और मार्क कर लो दैट ऐसे 710 रिक्वायर द ऑडिटर टू इंक्लूड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 700 यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव फिगर्स को आप देखकर चलोगे कि क्या कंपैरेटिव एंड करस्पॉन्डिंग फिगर हैं। उसके बाद आप देखोगे वेदर इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो आप उसके लिए उसका रीज़न देखोगे। अगर रीज़न अनरीजनेबल है तो आप उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट में मेंशन करोगे और ये मेंशन होगा एज 710 के अकॉर्डिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैनेजमेंट ने आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच कर दिया, प्रेजेंट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को जाकर।
तो हम क्या करेंगे, हम इवेलुएट करेंगे वेदर एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड, क्या वो डिफरेंशिएट हो सकती है, ये हम इवेलुएट करेंगे। अगर हमें लगता है दैट इट इज़ नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, मैनेजमेंट ने क्लियरली डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। हम मैनेजमेंट से बोलेंगे द ऑडिटर शैल आस्क मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ अनऑडिटेड समरी इन्फॉर्मेशन, और अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को आप हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डू सो, अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, शैल एक्सप्लेन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, हम ऑडिटर्स की रिपोर्ट में लिख देंगे दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कवर्ड बाय आवर रिपोर्ट, वो एक अलग की इन्फॉर्मेशन है, वो उसका हमारी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम अपनी रिपोर्ट में लिख कर आएंगे। ठीक है, देन अदर इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हम अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, और अगर हमें लगता है देयर इज़ मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस केस में हम उस मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी को डिटरमिन करेंगे वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी रिवाइज, क्या समरी या फिर अदर इन्फॉर्मेशन रिवीजन किया जाना चाहिए, मतलब रिवाइज की जानी चाहिए या नहीं। रिवाइज अगर हमें लगता है कि नहीं रिवीजन ज़रूरी है, इफ़ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट द अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिवाइज, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन करके हम उसको रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑडिटर एसोसिएशन, इफ़ द ऑडिटर्स बिकम अवेयर, अगर हमें लगता है दैट द ऑडिटर रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेनिंग द समरी बट नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट क्या करने वाला है, मैनेजमेंट ने समरी तो बना लिया और उसको ही प्रेजेंट करने वाला है, ऑडिटर का एसोसिएशन डिनाई कर रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट जिसमें हमने अपना ओपिनियन वगैरह लिखा है वो ऑडिट रिपोर्ट दिखा ही नहीं रहा, सिर्फ क्या दिखा रहा है, जाके वहाँ समरी प्रेजेंट कर रहा है यूज़र्स के सामने। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट फिर से कुछ गलत काम कर रहा है, गलत काम का इंटेंशन है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से बोलेगा, रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग प्यारे बच्चे हैं, हम हर जगह रिक्वेस्ट करते हैं, टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द डॉक्यूमेंटेशन, उन्हीं की वोट लगाते हैं और उन्हीं से रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट डू सो, और अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है, हमने रिक्वेस्ट की, मैनेजमेंट ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, अब तो हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वी शैल डिटरमिन एंड कैरी आउट अप्रोप्रिएट एक्शन डिजाइन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम inappropriately associating the auditor with the summary financial statement in that document। किसी और डॉक्यूमेंट में अगर मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है, उसे हम अलग डॉक्यूमेंट में लिख देंगे, प्रेजेंट कर देंगे दैट मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज द ऑडिटर्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, छोटा स्टैंडर्ड नहीं है बट ये लॉजिकल बहुत है। ऑडिटर में बी इंगेज टू रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट while not engaged to report on the summary financial statement। वेट में चेंज करती हूँ कलर। ठीक है, ऑडिटर में बी इंगेज, द ऑडिटर में बी इंगेज टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी बट नॉट इंगेज टू रिपोर्ट ऑन द समरी। हमें क्या किया गया है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए रखा गया है बट हम समरी ऑडिट नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो ऑडिटर बिकेम अवेयर दैट द एंटिटी प्लान टू मेक अ स्टेटमेंट इन द डॉक्यूमेंट that refer to that auditor and the fact that the summary are derived from the financial statement audited by the auditor। और मैनेजमेंट लिखने वाला है समरी ऑडिट नहीं करे बट स्टिल वो लिख रहा है कि हमने समरी ऑडिट करा ली है। द रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। हम ऐसा अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देंगे। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन दैट द ऑडिटर हैज़ रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लिख देंगे कि हमने समरी ऑडिट ही नहीं किया, तो मैनेजमेंट चाहे जितना भी दिखाया हमने तो लिख दिया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट वी हैवंट साइन द समरी रिपोर्ट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट ओवर हेयर इज टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमें कंसिडर नहीं करने हैं ऑडिटर रिपोर्ट के बाद के जो भी इवेंट्स हैं और बिफोर समरी साइन करने से पहले के जो भी इवेंट है वो हमें अपने और समरी में कतई भी इंक्लूड नहीं करने। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ टाइमिंग ऑफ वर्क एंड द इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। एंड बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड इंटायर, ये इंपॉर्टेंट वाला प्यारा प्यारा ऐसे 810। ओके, ये तीनों स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करना है, तीनों बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हैं, बहुत लॉजिकल हैं और इसको याद करके अब हम प्रैक्टिस सेशन में इसको लिखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।